हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो इंसानस प्रो बायोलॉजी पे यूनिट नंबर 3 जो कि आपका ईवाई का सिलेबस है, जिसका टाइटल है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन इकोलॉजी। तो इसका ये आप मान सकते हो कि दैट इज़ अ स्मॉल टाइप ऑफ द क्रैश कोर्स। मतलब इसमें जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ अपने अपने समय में से थोड़ा समय निकाल के, जिससे कि आपके कुछ क्वेश्चन सही हो जाए, या आप ये कह सकते हो कि आपकी बायोलॉजी जो है उसको समझने का नज़रिया बदल जाए। अगर आपके सामने कोई ग्राफ आता है तो उसको आप कैसे देखोगे, ये आप यहाँ से थोड़ा सीख सकते हो। या आपके सामने बायोलॉजी का कोई भी इक्वेशन आता है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस ऑफ द बायोलॉजी अगर आपकी आती है, तो आप उससे कैसे डिराइव करोगे, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा यूनिट। तो आई विल ट्राई कि इस पूरे यूनिट को मैं कंप्लीट कर दूं फरवरी से पहले। मतलब यह एक पूरा का पूरा वीडियो आपको मैं दे दूं, छोटे छोटे कंसेप्ट जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन को एनालाइज करने, डिराइव करने या सोल्व करने में। ये वीडियो जिनके लिए ज़रूरी है मैं बता दूं किन किन के लिए वीडियो ज़रूरी है। जो भी IIT जैम बायोटेक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओके, उनके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ हम आपको डेरिवेटिव्स बताएंगे, वो आपका वहाँ पे पूछा जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है यहाँ से। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, जिनके लिए ये वीडियो ज़रूरी है, वो है गेट EY, क्योंकि ये गेट EY का ही सिलेबस है। तो ये जिस दिन यूनिट कंप्लीट होगा, डेफिनेटली आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है इस यूनिट से। और जो TIFR की तैयारी कर रहे हैं 2025, और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं टिफर या कोई भी, उनके लिए ये पूरा का पूरा यूनिट या सेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। थोड़े वीडियोस आपके लॉन्ग होंगे, लंबे लंबे वीडियो होंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा ये लेंदी हो सकता है। बट हाँ, जिस दिन ये ख़त्म होगा उस दिन आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखते हो तो सिलेबस में देखो, पहला है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन इकोलॉजी। ये जो पार्ट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन इकोलॉजी, मैं आपको बता दूं, जहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हो रही है वहाँ पे जब भी मैं कुछ डिस्कस करूँगा तो सिर्फ इकोलॉजी को ही नहीं, मैं तो पूरी बायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और जो दूसरा पार्ट है इस यूनिट का, वो आपका यहाँ पे है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये दो पार्ट है आपका सिलेबस में। अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इन इकोलॉजी की बात करोगे तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वह है आपका सिंपल फंक्शन, जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक इतने हैं। दूसरा जो है वो है कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड स्लोप ऑफ अ फंक्शन, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, बेसिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम इवेंट एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, frequency distribution, their descriptive statistics, mean variance, coefficient of variance and correlation, etc. Statistical hypothesis testing, concept of p-value, type 1, type 2 error, test statistics like a t-test, chi-square test, basic of linear regression and ANOVA। इतनी चीज़ें यहाँ पे आपका दे रखा है। मैं आपको बता दूं कि जब आप लीनियर रिग्रेशन पढ़ोगे या कोरिलेशन जब पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे लीनियर फंक्शन थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो ये वीडियो पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक होने वाली है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है डेफिनेटली इस वीडियो में। अगर हम कहानी यहाँ पे शुरू करते हैं तो चलिए हम आपको कहानी के रूप में बताएं कि फंक्शन होता क्या है। क्या मैंने कहा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, जो टर्म लिखा है वहाँ पे कि फंक्शन क्या होता है। चूंकि बायोलॉजी में है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे आपका सिंपल फंक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात नहीं होगी। कौन से फंक्शन की बात होगी?
सिंपल फंक्शन की बात करेंगे। अगर फंक्शन की बात करेंगे तो हम मैथमेटिक्स में फंक्शन को हम एफ एक्स से लिखते हैं। एफ मीन्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा कुछ है, ठीक है। दैट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। बट हमें ये नहीं देखना है, यहाँ पे हमें ये नहीं पढ़ना है। कोई ये मैथ की क्लास नहीं है कि आपको हार्डकोर मैथमेटिक्स समझने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझने की ज़रूरत है जिससे कि आप फ्रूटफुल कंडीशन से बायोलॉजी के कंसेप्ट को समझ सको, ठीक है। तो चलो इस मैथ को थोड़ा साइड हटाते हैं, थोड़ी बायोलॉजी की बात करते हैं, या जो जनरल बातें होती हैं हम उसकी बात करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जब हम, अगर आप जाते हो गेहूं पिसाते हो, या फिर आप खेत में कुछ बोते हो, या फिर आप किसी दुकानदार को पैसा देते हो, यहाँ पे तीनों प्रोसेस में आटा पिसाना मतलब गेहूं पिसाना, खेत में कुछ चीज़ की बुआई करना, और किसी दुकानदार को पैसा देना, ठीक है। इन तीनों चीज़ में एक चीज़ है कॉमन, वो है देना। सेम बायोलॉजी में भी कुछ भी करोगे तो एक कुछ न कुछ आपका इनपुट होगा, मतलब होगा देना। हमने कहा कि एक कॉमन चीज है, वो है इनपुट। जब आप गेहूं पिसाते हो तो आपको वापस मिलता है आटा। अगर आप गेहूं बोते हो तो आपको वापस मिलता है गेहूं। जब आप गेहूं के दाने बोते हो तो गेहूं आपको मिलता है। आप पैसा देते हो तो मान लो कि वो 1 किलो चीनी आपको दे रहा है, ठीक है। जो दे रहा है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट, मान लो मैंने एक डीएनए का सीक्वेंस दिया तो हमें सेल एक, जो जैसे यहाँ पे क्या दुकान एक जगह है कि हमने गेहूं दिया किसमें, उस मशीन में जहाँ पे गेहूं की पिसाई हो रही है, दुकान वाले को मैंने क्या दिया, पैसा दिया, और खेत में हमने गेहूं दिया। उसी तरह का हम सेल की बात करेंगे तो सेल के अंदर मैंने डीएनए का सेगमेंट दिया जिससे उसने ट्रांसक्रिप्ट करके हमें एमआरएनए दिया। जब हमने एमआरएनए इनपुट को माना तो उन्होंने हमें प्रोटीन दिया, करेक्ट। तो जब इनपुट देते हैं तो आउटपुट होता है, बीच में एक कोई सिस्टम होता है जो जिसके थ्रू इनपुट जाता है और आउटपुट मिलता है। अगर मैं ये कहूँ कि इनपुट हमने यहाँ पे ए दिया है और हमें आउटपुट एक्स मिला है, अगर हम कहें कि इनपुट हमने बी दिया, आउटपुट में भी हमें वाई मिला है, और इनपुट हमने सी दिया है और आउटपुट हमें जेड मिला है, मतलब ए से हमें एक्स मिला, बी से हमें वाई मिला, और सी से हमें जेड मिला। इसको आप ये समझ सकते हो कि आपने 10 रुपीज़ दिया, आपको 1 किलो शुगर मिला, ठीक है। अगर आप 10 की जगह इस पॉइंट पे देखो और 10 की जगह आप इसे 20 रुपया दोगे, इनपुट अगर आपका 20 रुपया होगा तो डेफिनेटली आपको 2 kg शुगर मिलेगा, ठीक। अब थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट दिया और आउटपुट दिया, अगर हम ये बोले कि इस x का मतलब a का और x का आपस में क्या रिलेशन है, और x का मतलब a जो है वो x के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। a x के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, मतलब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 10 रुपया, अगर हमने 10 रुपया किसी को दिया है जिसमें हमें 1 किलो शुगर मिला है, उसी पे अगर हम यहाँ पे 20 रुपया दे रहे हैं तो हमें 2 किलो शुगर मिल रहा है। अगर हम 30 रुपया देंगे तो 3 किलो मिलेगा, 40 रुपया देंगे तो हमें 4 किलो मिलेगा, करेक्ट। इसको आप इस पे समझो, आप इसको समझो। यहाँ पे हमें यह समझना है कि मैंने कहा कि आपने इनपुट जो है वो x एक्सेस पे दिया है और आउटपुट आपने y एक्सेस पे दिया है।
एक्स एक्सेस पे आपने इनपुट दिया है जो कि इस तरह से बढ़ रहा है इनपुट, और इस पॉइंट पे आपका है आउटपुट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा भूल जाओ, और अगर हम आपसे ये कहे कि x और y में यहाँ पे क्या क्या रिलेशंस आपके दिमाग से हो सकते हैं, तो आपको अगर हम कहें कि यहाँ पे क्या क्या रिलेशन हो सकता है, तो आप सिंपल सा एक इस तरह से लाइन खींच सकते हो। ये लाइन ये बताता है कि इनपुट और आउटपुट, जब इनपुट बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी सेम क्वांटिटी में बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल 10 पे 1 किलो, 20 पे 2 किलो, 30 पे 3 किलो, अगर हम यहाँ से 0 कह दें, इसको हम कहें 10, तो 10 पे 1 किलो, 20 पे 2 किलो, 30 पे 3 किलो, एक एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है। मतलब कह सकते हो कि पावर में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट अगर आप इसी ग्राफ को जो हमने बनाया है, इस ग्राफ को आप ऐसे ना बना के आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ये कहो कि आउटपुट जो है काफ़ी बढ़ के, और फिर एका बैग कम एक्स में भी एक्स की लोअर वैल्यू पे आपका आउटपुट ज़्यादा है, और जैसे आपने एक्स बढ़ा दिया वैसे आपका आउटपुट जाके एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया। सेम हमने कहा कि ऐसा आपके साथ यहाँ भी हो सकता है। ये सारे ग्राफ जो हम बना रहे हैं ना, ये सारे ग्राफ आपने कहीं ना कहीं बायोलॉजी में देखा ही होगा, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री में देख लो, चाहे आप केमिकल काइनेटिक्स में देख लो, चाहे आप फिजियोलॉजी में देख लो, या आप इकोलॉजी में देख लो। ग्राफ कुछ इस तरह से ही आपको दिखेगा, या हो सकता है कि ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिखे कि शुरू में तो बहुत आराम से बढ़ रहा था, फिर ये ऐसे हो गया, और फिर ये जाके ऐसे हो गया। तो ये जो ग्राफ हमें मिल रहे हैं ना, ये सब ग्राफ, ये जो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, इसको जो न्यूमेरिकल वे में हम लिखते हैं कि x और y का क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो गया ए बी सी से हमारा एक्स वाई जेड। दूसरा कंडीशन हम आपसे ये बोल सकते हैं कि ये हो सकता है कि इनपुट आपने ए और बी दिया, और इस इनपुट से आपको एक आउटपुट मिला, वो है एक्स। हम मान के चलते यहाँ पे जो ए और बी है वो हम आपको बता दें कि कुछ इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास दो जीन है। एक है हमारा जीन ए का प्रोडक्ट जो है वो कुछ आएगा ए, स्मॉल ए। सेम जीन बी का प्रोडक्ट जो है वो आएगा बी। और ये दोनों क्या है, प्रोटीन है, और ये दोनों कहीं पे काम कर रहे हैं और एक ही कलर की फिनोटाइप दे रहे हैं। इन दोनों में से अगर किसी एक को हम हटा रहे हैं तो वो फिनोटाइप हमें नहीं मिल पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि जब इसमें से एक को हटा रहे हैं तो वो फिनोटाइप नहीं मिल रहा है, मतलब ए प्लस बी जो है ये मिलके हमें एक्स दे रहा है। अब ध्यान दे यहीं पे, ये तो मैंने न्यूमेरिकल सबसे सिंपल बात लिख दी जो आपके दिमाग में आना चाहिए। बट सिर्फ यही नहीं हो सकता है कि इसको अगर आप हाइपोथेटिकल कंडीशन मानोगे तो ए और बी एक्स दे रहा है। एक कंडीशन तो ये हो सकता है ए प्लस बी मिलके एक्स दे रहा हो, एक हो सकता है कि ए माइनस बी मिलके आपका एक्स दे रहा हो सकता है कि ए इंटू बी मिलके आपका एक्स दे रहा हो, ये हो सकता है कि ए डिवाइडेड बी बाई इक्वल टू एक्स दे रहा हो, या ए की पावर बी इक्वल टू एक्स दे रहा हो। कोई भी पॉसिबल, इसमें से कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास हो सकते हैं। जब आपके पास ग्राफ दिया हो और न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो तो सबसे इजी तरीका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू को उस ग्राफ पे पुट कर दो। न्यूमेरिकल वैल्यू को उस ग्राफ में पुट करके देखो, अगर वो ग्राफ उस न्यूमेरिकल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है, या न्यूमेरिकल वैल्यू उस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज अ करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है उसको एलिमिनेट कर दो। पर सेटिस्फाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किस पॉइंट पे जाके हिंट करें। उसके लिए हमको समझ में आनी चाहिए कि किस इक्वेशन के लिए, किस फंक्शन के लिए कौन सा इक्वेशन होता है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो सबसे सिंपल अगर हम फंक्शन की बात करें जो आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझो, इसमें से थोड़ा 2-3 चीज़ें आप भूल जाओ।
एक मैं आपको बोलूँगा m भूल जाओ, एक हमने आपको बोला कि आप c भूल जाओ, और थोड़ी फिजिक्स की क्लास याद करो 12th क्लास की। ये आपका कोई एक है x एक्सेस और दैट इज अ y एक्सेस। ओके, समझने की कोशिश करना क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपका इससे क्लियर होने वाला है। बस अगर थोड़ा आप ध्यान देते हो तो आपके कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड। हमने कहा दैट इज़ अ एक्स एंड दैट इज़ अ वाई, और हम ये बोल रहे हैं कि एक्स जो है मतलब सॉरी वाई जो है, जो कि हमारा एक आउटपुट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स से। हमने यहाँ पे कहा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाओ, y इक्वल टू एम एक्स, ये जो m है इसे हम बोलते हैं स्लोप। और अगर हम ये कहें कि स्लोप को आप कांस्टेंट कर दो तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, और जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जो है इसका ये स्लोप जो है, ये स्लोप आपका m है। अगर हम आपसे ये कहें कि अगर ये स्लोप m है तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिक्स का जो आपने बहुत पहले पढ़ा है उसके एक छोटा सा कंसेप्ट लगाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने कहा कि ये आपने इस पॉइंट को कहा x1, ये आपका पॉइंट है y1। सेम इसी तरह ये आपने कहा x2 और ये पॉइंट आपका हो गया y2। मतलब इसके बीच इतना दूरी आपका हो गया y2 और इतना हो गया आपका y1। उसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी होगा आपका x2 और इससे इसके बीच हो गया आपका x1। जो बचा हुआ है उसको सिंपल सा मैथ लगा के देखो कि इसके बीच की दूरी कितनी हुई, y2 माइनस y1। उसी तरह इसके बीच की दूरी कितनी हुई, x2 माइनस x1। ये जो थीटा है, इस थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। तो ये थीटा ही सिर्फ नहीं, ये आपका यहाँ पे होगा tan थीटा। दिस tan थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू m होता है। और अगर आप tan थीटा की बात करोगे दैट इज अ ट्रायंगल ABC, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपने निकाला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि आपका बेस है। मतलब अगर आपके पास दो पॉइंट है, कहीं पे आपको दो पॉइंट दे रखा है, कौन सा दो पॉइंट दे रखा है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपका एक पॉइंट है A और A दे रखा है 4,5 और आपके पास है B दे रखा है 2, नॉट 2, इसको कर दो 6,8। तो आपसे अगर स्लोप m पूछे तो आप कैसे निकालोगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है आपका 8, दैट इज अ y2। 8 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 4 मीन्स 8 में से 5 आप निकाल दो तो बचा आपका 3 माइनस 2 1.5। तो स्लोप आपका आ गया 1.5। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान से ग्राफ में देखो तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप ग्राफ की बात करोगे तो ग्राफ में 0 से जाए इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि वो कुछ इस पॉइंट से जा रही हो, y एक्सेस पे किसी पॉइंट पे कट करते हुए जा रही हो। इसका जो सिंपल फार्मूला वह भी आपका mx ही होगा, बट y की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि यहाँ पे ओरिजिन से ये पॉइंट तक है दैट इज अ c, वो साथ में ऐड होगा, मीन्स c इज ऑल्सो द कांस्टेंट वैल्यू। और उस तरीके से आपका बनेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m और x दो आपके कांस्टेंट होंगे और y और x दो आपके वेरिएबल हैं। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो इसी को, तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं
कि y माइनस एम एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन जो है एक लीनियर इक्वेशन होता है, या ये जो आपने लिखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आपका होता है स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो आप कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में या आप स्टैट्स में या आप इकोलॉजी में कहीं ना कहीं आप यूज करोगे। अब यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, अब मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, फंक्शंस का क्या मतलब है। तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है, और अगर ये पॉइंट आप याद रखते हो तो इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अभी 10 मिनट तक। लीनियर इक्वेशन के बारे में जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, सबसे पहला लीनियर इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन जो है उसका जो बेसिक फार्मूला है वो बेसिक फार्मूला यही होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, या इसी को हम बोलेंगे सेम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये है तो स्ट्रेट लाइन है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी है, तो ये आपका एक लीनियर फंक्शन है। क्या खास बात है लीनियर फंक्शन का वो याद रखना है कि ऑल वेरिएबल जो कि यहाँ पे एक्स एंड वाई है, ऑल वेरिएबल्स आर रेज्ड। याद रखिएगा कि अगर कोई लीनियर फंक्शन है तो उसमें ऑल वेरिएबल्स आर रेज्ड टू द पावर 1 एंड नो अदर पावर। क्या कहने का मतलब है समझो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, इसके ऊपर कोई भी पावर, एक के अलावा कोई पावर नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि 0 भी नहीं हो सकता है, या 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसका पावर सिर्फ एक हो, कोई अदर पावर ना हो, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे तो इसकी भी पावर एक है, इसकी भी पावर एक है, यहीं पर अगर इसकी पावर आप 2 कर दोगे तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। दूसरा, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके लिए क्या खास बात है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ remain constant। स्लोप ऑफ द ग्राफ रिमेन कांस्टेंट एट ऑल। पूरे ग्राफ में आपका स्लोप जो है वह रिमेन रहेगा अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो। अब अगर मैं ये कांस्टेंट की बात करूं, अगर मैंने कहा कि m जो है वो 1 है और हमने कहा कि m जो है वो -1 है, इन दोनों कंडीशन में आपके ग्राफ कैसे दिखेंगे, यह एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूं कि m इक्वल टू 1 है, या अगर हम ये कहें कि m जो है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे अगर हम ये कहें कि m जो है वो क्या है, हमारा निगेटिव है, स्लोप हमारा निगेटिव है। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव स्लोप है तो याद रखिएगा ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगी, दैट इज अ पॉजिटिव स्लोप। यहीं पे अगर ग्राफ आपका कहे कि कोई ग्राफ जैसे स्लोप निगेटिव है तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगी। तो अगर इस तरह के ग्राफ आप देखते हो तो आप हमेशा याद रखना कि m जो है वो पॉजिटिव है, और अगर इस तरह की ग्राफ अगर आप देखते हो तो m आपका निगेटिव में है। चलो ये तो मैंने सिंपल इक्वेशन की बात करी, बट मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि बाय चांस आपका कुछ इस तरह से ग्राफ है, जो कि देखो ये सिंपल का नहीं है, बट मैं
एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह सा ग्राफ है, ठीक है। तो याद रखना कि इस कंडीशन में यहाँ पे आपका m जो है वो पॉजिटिव है, बट इस कंडीशन में आपका m जो है वो निगेटिव है। और इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपका m जो है वो 0 है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे m आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और या ये कह सकते हो कि इस पॉइंट पे ये आपका टर्न हो जाता है, इसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 होता है। ये जब कंसेप्ट ऑफ स्लोप पढ़ाएंगे उस समय भी मैं इस बात को रिपीट करूंगा। तो लीनियर इक्वेशन में आपको याद रखना है कि स्लोप कांस्टेंट होता है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ अपवर्ड जाता मिलेगा, अगर आपका स्लोप निगेटिव है तो वो डाउनवर्ड जाता हुआ मिलेगा। ग्राफ देख के आप इस तरह से बता सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव। यहीं पे अभी तक हम लोगों ने बात करी कि किसी भी इक्वेशन, कोई भी वेरिएबल अगर एक पावर से रेज हो रही है तो उसे आप लीनियर इक्वेशन कहोगे। अगर मैं आपको यहीं पे चेंज कर दूं कि अब आपका जो अगला इक्वेशन है उसमें पावर 1 से रेज ना हो रही हो, तो अभी तक हमने क्या कहा कि अगर एक पावर से रेज हो रही है तो वो आपका हो रहा है लीनियर इक्वेशन। यहीं पे मैंने कहा है 1 से ना होके 2 से अगर हो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक कंडीशन लिखता हूं कि x इज रेज्ड टू द पावर 1 मीन्स दैट इज x की पावर 1। ये एग्जाम्पल है आपका लीनियर फंक्शन का। बट अगर हम इसी को चेंज कर दे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये लिख दे कि x इज रेज्ड टू द पावर 2, दैट इज x की पावर 2 से अगर रेज्ड हो रही है तो यही इक्वेशन आपका जो है, अब इस तरह का अगर इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। तो आपको लीनियर फंक्शन अब समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा आपको लीनियर फंक्शन में कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से भी समझ लिए होंगे तो आपका लीनियर फंक्शन से रिलेटेड बातें सही होने वाली है। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ, और क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम देखने की थोड़ी कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन का सबसे पहली बात आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे x की पावर 2 से ये रेज्ड होगा एक क्वांटिटी। अगर मैंने कोई क्वांटिटी इनपुट करी है तो जो हमारे आउटपुट मिलने वाला है वो आउटपुट हमें x की पावर 2 से, जितना मैंने इनपुट करी है उसके डबल हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, क्वाड्रेटिक का जो जनरल फार्मूला है, क्वाड्रेटिक का जो जनरल फार्मूला है वो आपका होता है a, जो कि एक कांस्टेंट है, कि पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट इज अ जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, अगर हम इसका ग्राफ खींचे, इस वाले इक्वेशन का, इस जनरल फार्मूला का अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ जो है, ग्राफ आपका यू शेप्ड आएगा। क्या आएगा आपका, यू शेप्ड ग्राफ मिलेगा। दूसरी चीज आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो जो हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है, क्या हमने कहा कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन called roots
और रूट्स का जो फार्मूला है वो होता है कि x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ रूट्स. ग्राफ आपका यहां पे होता है यू शेप्ड. यह यू शेप्ड दो रूप में हो सकते हैं, या अपवर्ड या डाउनवर्ड. क्या हमने कहा? ये आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है. जब भी आपके पास इस तरह की कोई बातें हो कि आपका y जो है वो आउटपुट है और x जो है वो इनपुट है, बट अगर आपका आउटपुट x के स्क्वायर के बराबर मिले तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह से मिलेगा कि ये यहाँ से कुछ आएगा, इस तरह से चला जाएगा इधर की तरफ. और इस तरह का जो ग्राफ होता है दैट ग्राफ इज कॉल्ड यू शेप्ड ग्राफ, और इसी को हम बोलते हैं पैराबोला. इसी को हम बोलते हैं पैराबोला. ठीक है. और इसी में आपको ट्विस्ट होगा एक चीज कि ये अगर आप इसी में आपका ग्राफ ये ऐसे भी हो सकता है, यह भी जो है पैराबोला ही होगा. तो इस तरह का अगर आपको कोई ग्राफ दिखता है जिसमें कुछ इस तरह से बना हुआ है, मान लो इस तरह से आपका बन रहा है, तो याद रखिएगा इसका जो इक्वेशन होगा वो उस इक्वेशन में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जे एक्स प्लस वाई नॉट वाई प्लस डी, कुछ इस तरह से एक कोई टर्म जो होगा वो एक्स स्क्वायर जरूर होगा. ठीक है. जो ये पॉइंट आपको दिख रही है, इसमें हम एक और ग्राफ बनाते हैं जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ये मान लो कि कोई एक आपका ग्राफ है और एक ग्राफ आपका ये है, क्योंकि दो यू आपका बन सकता है. तो जो ये पॉइंट है इसे हम टॉप पॉइंट कहते हैं. सेम इस वाले ग्राफ में ये पॉइंट आपका टॉप पॉइंट कहलाएगा. ठीक है. तो अगर आपका यहाँ पे क्या हो गया, u जो है दो तरीके का बन रहा है. तो जब u दो तरीके का बन रहा है तो दो पॉसिबिलिटी हैं. क्या? कि किसी वैल्यू x के लिए जो टॉप होती है, वैल्यू ऑफ x एट द टॉप, वैल्यू ऑफ x एट द टॉप. पर कंडीशन क्या है, इक्वेशन कुछ इस तरह से फॉलो होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. और तो हमारा वैल्यू ऑफ टॉप x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a होगा. चलो इसको हम थोड़ा एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे. अगर हमारा y की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 1 मतलब सीधे x और प्लस 5 है, तो हमारा टॉप पे x की वैल्यू जो है वो होगी माइनस का b मतलब माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 4 1 अपॉन 8. तो अगर हम इसका कोई ग्राफ खींचते हैं तो वो हमारा माइनस का 1 अपॉन 8 होगा. क्या होगा हमारा? माइनस का 1 अपॉन 8 होगा. ये आप समझ गए ना? अगर आप ये समझ गए हो तो अभी जो हम आपको ग्राफ बनाने वाला है वो ग्राफ आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा. देखो ये हमारा ग्राफ है. ठीक है. तो इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया. अगर यहाँ पे एक कंडीशन है
कि एक इक्वेशन मैंने ये मान लिया, दूसरा इक्वेशन मैं मान रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इस कंडीशन में अगर मैं कहूँ कि एट द टॉप x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी होगी माइनस का भी 2 है, करेक्ट। अब ये है आपका इस पॉइंट पे 1, पर आप इसको यहाँ पे माइनस कर लो, तो माइनस का 1/2 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 1/8। अब ये आपका प्लस का 1/8 और ये आपका माइनस का 1/8। प्लस का 1/8 का मतलब है कि ये इधर कहीं पे होगा और ये जो है कहीं पे इधर होगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे माइनस लगा के आपको दिखाया कि ये x की वैल्यू कहाँ पे जा सकती है, टॉप पे। टॉप का मतलब है कि मान लो कि कहीं जो ये आपका जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का टॉप कहीं पे इधर जाके इस तरह से यहाँ पे टॉप होगा। पर अगर आप इस इक्वेशन की बात करोगे तो ये कहीं पे जाके इस तरह से ऐसे टॉप होगा, माइनस का 1.8 पे जाके टॉप होगा, टॉप पॉइंट होगा। और इस वाले में अगर ये इक्वेशन है तो आपका इधर जाके टॉप होगा। बट दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 में है कि इफ़ ये जो a की वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये जो a की वैल्यू है, अगर हम इस a की वैल्यू को इफ़ a इज़ मोर देन 0, अगर a जो है वो 0 है तो देन द पैराबोला is open towards the top। क्या है मतलब, समझो कि अगर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो आपका जो पैराबोला है वो ओपन टूवर्ड्स द टॉप होगा, टॉप की तरफ ये ओपन होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट या जो टॉप पॉइंट है वो मिनिमम होगा। यहीं पे दूसरा कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि इफ a इज लेस देन 0 देन द पैराबोला इज ओपन टूवर्ड्स द डाउन। मीन्स अगर a जो है वो 0 से कम है तो पैराबोला आपका कुछ इस तरह से होगा और टॉप जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये क्या है आपका टुवर्ड्स द बॉटम होगा या टुवर्ड्स द डाउन होगा। और अगर आपका पैराबोला जो है वो ओपन होगा टॉप की तरफ, अगर ये ओपन हो रहा टुवर्ड्स द टॉप, तो जो आपका टॉप पॉइंट होगा, जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट वो मिनिमम होगा। और अगर पैराबोला ओपन होगा टुवर्ड्स द बॉटम, बॉटम की तरह अगर होगा तो जो टॉप होगा ये आपका यहाँ पे मैक्सिमम होगा। देखो ये होगा टॉप और इस पॉइंट में ये होगा टॉप। x की किस वैल्यू पे टॉप है, वो y की वैल्यू मिनिमम है। यहाँ पे x की जिस वैल्यू पे टॉप है ये y की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है। ओके, ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और लिख देता हूँ जिससे कि आपको आपका यहाँ यहीं पे तुरंत रिवाइज हो जाए। हमें पता है कि आपकी मैथ उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत हम सिंपल सी बातों में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो मैंने बताया वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले मैंने बताया था सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि सिंपल फंक्शन का फार्मूला आप ये याद रखो क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आपको मुलाकात होने वाली है
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो आप इसको ये याद कर सकते हो कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी या 0। ठीक है, फिर मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है कि x का मैक्सिमम पावर आपका 1 हो सकता है। दूसरा मैंने यहाँ पे बताया क्वाड्रेटिक फंक्शन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैंने बताया कि इसका जो इक्वेशन है वो है आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे अगर हम x को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सीरीधराचार फार्मूला बोलते हैं। इसके केस में आपका अगर m पॉजिटिव है तो वो m इक्वल टू अगर 1 है तो ये अप डाउन अप तरफ जाएगा, और अगर m इक्वल टू -1 है तो आपका ये नीचे की तरफ जाएगा। इसका जो ग्राफ है वो यू शेप्ड होगा, ये मैंने कहा है, और यू शेप्ड का मतलब पैराबोला होगा। और इसका इक्वेशन y इक्वल टू, अगर सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन की बात करोगे तो y इक्वल टू ए की पावर x होगा। एक और इक्वेशन है जो आपको बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, या आप ग्राफ कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा होगा। तो जो ये पार्ट है, जिस पार्ट में ये एकाबैग बहुत ही जल्दी आया, दैट पार्ट जो है आपको इक्वेशन में दिखाया जाता है y इक्वल टू ई की पावर x, एंड इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है कि अगर आपका कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक एफ एक्स है तो यह ए की पावर एक्स होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वह आपका क्या होगा, ए की पावर एक्स होगा, दैट इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या आप कह सकते हो कि ई की पावर एक्स होगा। यहीं पे कंडीशन है कि ए जो है वो हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए, और जीरो जो है, जैसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करोगे तो 2 की पावर n, दैट इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो यहाँ पे आपने लिखा है कि इसको आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू ए की पावर x लिख सकते हो इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे y इक्वल टू ए की पावर x है। अगर आप इसी का इनवर्स निकाल दो, क्या मैंने कहा, इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप इनवर्स निकालते हो तो ये आपका हो जाएगा, जैसे मैंने कहा, y इक्वल टू लॉग x। इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल पावर इज कॉल्ड अ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमारा क्या होता है, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें हमेशा ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो हम इस ग्राफ को चेंज करते हैं इस ग्राफ में। तो इस ग्राफ से इस ग्राफ में चेंज करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में जाते हैं। लॉगरिथमिक में जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के सिंपल फार्मूले देख लिए हैं। अगर आप इतना भी याद रखोगे तो आपको बायोलॉजी की कुछ ग्राफ्स को समझने और कुछ कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आपको नहीं होगी, अगर आप इतना भी याद रखते हो तो। बट जब इतना आपने पढ़ ही लिया तो थोड़ा और हम आगे इसी में पढ़ लेते हैं, कुछ फार्मूले हम देख लेते हैं जो बचपन में याद किए थे, अब आज हम उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और उसका जो फार्मूला है वो है आपका पहला फार्मूला लॉ ऑफ एक्सपोनेंस का है, जिसमें हमारा होता है a की पावर m अगर दे रखा हो और a की पावर अगर n दे रखा हो तो ये फार्मूला आता है
ए की पावर m प्लस n। दूसरा फार्मूला है अगर हमारा a की पावर 0 दे रखा हो तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। तीसरा है अगर a की पावर m की पावर अगर n दे रखा हो तो ये फार्मूला है a की पावर m इंटू n। चौथा फार्मूला आपको याद रखना, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n दे रखा हो तो ये होता है a की पावर m माइनस n। एक है आपका पांचवा फार्मूला जो आपको याद रखना है, ए बी की पावर अगर m दे रखा हो तो ये फार्मूला होगा a की पावर m इंटू बी की पावर m। इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि log एक्स वाई दे रखा हो तो ये होता हमारा log x प्लस log y। अगर log a की पावर a दे रखा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर कहीं पे ln दे रखा हो तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। और ln की वैल्यू ln जो होती है वो होती है 2.303 log 10 के बराबर। तो अगर आपको ln से log 10 बदलना है तो 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो याद रखिए, इस बात को थोड़ा रिवाइज कीजिए, ग्राफ को ध्यान से देखिए कि आपका सिंपल में m अगर बदलते हैं तो ग्राफ का कैसा चेहरा बदल जाता है। अगर m पॉजिटिव है तो अप साइड जाएगा, m निगेटिव है डाउन साइड आएगा। सेम क्वाड्रेटिक में जो है आपका यू शेप जाता है, और यू शेप मतलब पैराबोला शेप का होता है। वो पैराबोला अप साइड में ओपन हो सकता है, डाउन साइड में ओपन हो सकता है। जब वो टुवर्ड्स द डाउन या टुवर्ड्स द डाउन बॉटम ओपन होता है तो उसका टॉप मैक्सिमम पे होता है, और वहीं पे अगर आपका टुवर्ड्स टॉप ओपन होता है पैराबोला का मुख तो वो टॉप उसका मिनिमम पे होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है। अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे तो e की पावर x या fx इक्वल टू a की पावर x होती है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ को अगर हमें एक लीनियर ग्राफ में बदलना होता है देन हम उसे लॉगरिथमिक में चेंज कर देते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल से हमें लॉगरिथमिक में मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ से अगर हमें एक सिंपल सा ग्राफ लीनियर ग्राफ बनाना होता है तो हम उस एक्सपोनेंशियल को हम क्या करते हैं लॉगरिथमिक में चेंज करते हैं, और जो चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमारा होता है इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स जो है लॉगरिथमिक आ जाता है, और उसका रिजल्ट हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ये चीज़ें जब आपने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक समझा या जो हमने आपको कहा तो ये सब आपको कहाँ पे मिलता है, सब बायोकेमिस्ट्री में और इकोलॉजी में जो ग्राफ्स आपको देखने को मिलते हैं उसको इंटरप्रेट करने में ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव के कंसेप्ट को लेके आएंगे और स्लोप ऑफ द फंक्शन, इन दोनों को डिस्कस करेंगे, इसके कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। और मैं बताना भूल गया था कि ये वीडियो गेट बी जो कि एमएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद है। तो जाओ वीडियो देखो, वीडियो को समझने की कोशिश करो क्या मैंने बताया है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हो। बाय बाय।